शंकर चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको बता दें कि इस वीडियो में हम बायोलॉजी के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और पिछले कुछ वीडियो में हमने बायोलॉजी के टॉपिक पे चर्चा किया था, जैसे कि हमने ब्लड के बारे में जाना था कि ब्लड क्या होता है, कैसा होता है और इसका निर्माण कहाँ से होता है। इसके बाद हमने जाना था कि इनमें कौन कौन से मतलब जो ब्लड का कॉम्पोजिशन है, ब्लड किससे किससे मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हमने जानी थी। इसके बाद हम प्लाज्मा के भी बारे में पढ़ चुके हैं कि मतलब जो ब्लड का जो तरल भाग होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो आगे हमें पढ़ना है कि जो जितनी ब्लड सेल्स होती हैं या फिर ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है। हमने बताया था कि 3 तरह की सेल होती हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। ये हमारे ब्लड में 3 तरह की सेल पाई जाती हैं, ठीक है। अब तीन तरह की सेल हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें से शुरू करने वाले हैं। पहले आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या होती हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है, या फिर कौन कौन से इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आरबीसी के अंदर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले नंबर पे पढ़ना है आरबीसी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल्स, या फिर हम इसे कॉर्पसेल्स भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पसेल्स भी कहते हैं, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं या फिर लाल रुधिर कोशिकाएं, ठीक है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आता है इसमें कि इसकी खोज किसने की थी, जो आरबीसी है उसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसका एक और नाम होता है आरबीसी का, इसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स में अगर हम अलग अलग करें तो एरिथ्रो का मतलब होता है रेड से, एरिथ्रो का मतलब किससे होता है? रेड से। और यहाँ पर साइट्स का मतलब होता है सेल, ठीक है। या फिर हमने आपको बताया था कि जो सेल की स्टडी की जाती है वो साइटोलॉजी होती है। तो मतलब साइट का मतलब क्या होता है? सेल होता है, ठीक है। तो हमें पढ़ना है कि इसका एक और नाम होता है जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आइए हम जान लेते हैं कि इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, ठीक है। तो क्वांटिटी के बारे में जब हम बात करेंगे कि सेल जो आरबीसी है इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, तो इनकी क्वांटिटी होती है मिलियंस में, ठीक है। इनकी क्वांटिटी कितने में होती है? तो मिलियंस में होती है। जबकि अगर तीनों की बात करें हम, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स की अगर बात करें हम, तो आरबीसी की मात्रा हमारे खून में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स की होती है, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी की होती है, ठीक है। आरबीसी मिलियंस में होती हैं, आरबीसी मिलियंस में होती हैं, जबकि प्लेटलेट्स आप देखेंगे थाउजेंड्स में होते हैं, लाख्स में होते हैं, लाखों में मिलते हैं कौन? प्लेटलेट्स। इसके बाद डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं थाउजेंड्स में, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनका जो रेशियो क्या होता है, तो रेशियो की बात करें तो जो आरबीसी है ये 600 यदि रहता है, ठीक है, तो प्लेटलेट्स का जो रेशियो होगा वो 40 होगा और डब्ल्यूबीसी का सिर्फ 1 होगा, ठीक है। मतलब जब 600 आरबीसी की अगर बात करेंगे तो उतने ही में 40 प्लेटलेट मिलेगा और आपको एक डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स मिलती है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी होती है जब। लेकिन इसमें 2 प्रश्न और आते हैं कि बताइए कि मेल में इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? तो 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml HB। यदि 100 ml HB में देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है, मात्रा कितनी होती है, क्वांटिटी तो होती है 4.5 मिलियन टू
5.5 मिलियंस के बीच में इनकी संख्या होती है, लगभग उतनी इनकी संख्या होती है। अगर बात करेंगे कि फीमेल में कितनी होती है इनकी जो क्वांटिटी है, तो अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 4 to 4.5 मिलियन पर 100 ml HB से क्या हम समझते हैं, तो HB से समझते हैं हीमोग्लोबिन। ये होता क्या है, तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें लाल रंग होता है और इसी के कारण हमारे रुधिर का, हमारे रक्त का जो कलर है वो लाल होता है। ये कलरिंग पिगमेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आरबीसी की साइज कितनी होती है, ठीक है। अगर साइज के तौर पे देखा जाए, इनकी जो साइज है अगर उसके तौर पे देखा जाए तो इनकी साइज में ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ी जो सेल होती है हमारे ब्लड में वो होती है WBC। इसके बाद नंबर आता है प्लेटलेट्स का, मतलब उससे छोटी होती है प्लेटलेट्स। ये सेल प्लेटलेट्स उनसे छोटी होती है, किससे छोटी, तो WBC से। और सबसे छोटी होती है RBC। सबसे छोटी कौन सेल होती है, तो RBC, रेड ब्लड सेल्स सबकी अपेक्षा में सबसे छोटी होती है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें कि इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, जो आरबीसी हैं इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है। तो इनका जो फॉर्मेशन है, आप बता सकते हैं कि इनका फॉर्मेशन कहाँ हो सकता है। हमने आपको बताया है कि जो ब्लड है हमारे शरीर का वो बनता है बोन मैरो में, ठीक है। तो अगर ब्लड बोन मैरो बनता है मतलब उसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, मतलब ब्लड के जितने भी पार्ट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, या फिर ब्लड जिससे जिससे मिलकर के बना है उनका निर्माण भी कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली कहाँ होगा, तो होगा वो बोन मैरो में। किसमें होगा, बोन मैरो में, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो आप क्या बताएंगे, सीधा आंसर देंगे कि इनका जो निर्माण है वो बोन मैरो में होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें जानना है कि इनका लाइफ स्पैन क्या होता है। हमें जानना है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब जीवन काल, इनका जीवन काल कितना होता है, मतलब ये हमारे ब्लड में कितने दिनों तक जीवित रहती हैं, इसके बाद या तो ये खराब हो जाती हैं या तो पूरी तरह से निष्क्रिय या फिर डेड हो जाती है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन इनका होता है 120 डेज का। मतलब ये हमारे ब्लड में अगर एक बार इनका अगर जन्म हो गया, एक बार ये बन गई तो कितने दिन तक रहेंगी, 120 दिन तक ये बनी रहती हैं। इसके बाद या तो ये खराब हो जाती हैं या फिर ये पूरी तरह से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जब डेड होती हैं उस समय ये दो जगह डेड होती हैं, ठीक है। एक तो ये जाती हैं लीवर में और दूसरे नंबर पे जाती हैं स्प्लीन में। किसमें जाती हैं, स्प्लीन में, ठीक है। लीवर का मतलब आप जानते होंगे कि यकृत होता है, लीवर का मतलब होता है यकृत और स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा। अगर प्रश्न में पूछा कि सबसे ज्यादा कहां पर जाती हैं डेड होने के लिए, या फिर जो खराब सेल्स हो जाती हैं, जो खराब आरबीसी हो जाती हैं ये, या फिर जो पूरी तरह से मृत्यु जिनकी हो गई है, तो सबसे ज्यादा स्प्लीन के पास जाती हैं और कम मात्रा में जाती हैं लीवर के पास, ठीक है। मतलब यहाँ आपको मिलेंगी कम आरबीसी और यहाँ आपको मिलेंगी ज्यादा आरबीसी, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और आपको समझ लेना है कि जो आरबीसी डेड होकर के या फिर पूरी तरह से जो खराब हो जाती हैं, ठीक है, वो अगर लीवर के पास जाती हैं तो वो फिर कभी रिपेयर नहीं होती हैं या फिर वो कभी वहां से जीवित नहीं हो पाती है, ठीक है। लीवर के पास जो भी आरबीसी लीवर के पास जाती है वो कभी जीवित नहीं होती है या फिर उनका फिर रिपेयरिंग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो आरबीसी स्प्लीन में जाती हैं उनका फिर से रिपेयरिंग होती है या फिर वो फिर से वो जीवित हो जाती हैं। इसलिए जो स्प्लीन है, प्लीहा है, इसको कहा जाता है आरबीसी का ब्लड बैंक। आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जाकर के
आरबीसी जो यहाँ पे जो रिपेयर हुई या फिर जो फिर से जीवित हो गई आरबीसी, ये यहीं पर स्टोर रहती हैं, इसलिए इसको ब्लड बैंक बोलते हैं। और ये कब काम आती हैं, तो ये जब हमारे बॉडी में इमरजेंसी की कंडीशन आने वाली होती है, ब्लड की इमरजेंसी की कंडीशन, तो इनका काम लगता है, जो स्प्लीन में जो रिजर्व होके रहती है, ठीक है, जो स्टोर रहती है, ठीक है। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन और आता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान दोनों को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है लीवर को भी और स्प्लीन को भी कहा जाता है, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड, इसको हम इंग्लिश में ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, तो अगर आपसे पूछ लिया कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है कितना होता है, तो आप बताएंगे 120 दिन होता है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि इनका ग्रेवयार्ड कहाँ है, मतलब इनका कब्रिस्तान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि इनका कब्रिस्तान है लीवर और दूसरा स्प्लीन। जबकि आप बता ये भी सकते हैं कि जो स्प्लीन है वहां पर डब्ल्यूबीसी फिर से जीवित हो जाती हैं, सॉरी डब्ल्यूबीसी नहीं, आरबीसी, जो स्प्लीन है वहां पर आरबीसी फिर से जीवित हो जाती हैं या फिर उनकी रिपेयरिंग कर दी जाती है और ये रिपेयर होकर के उसी में रह जाती हैं, फिर उसी में स्टोर हो जाती हैं। इसलिए स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का सॉरी आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। अब आइए पढ़ लेते हैं आगे कि इनका फंक्शन क्या क्या होता है। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ आरबीसी, ये हमारे ब्लड में काम क्या करती है। आगे हमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब लाल रुधिर कणिकाओं, लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी का जो फंक्शन है वो क्या होता है। तो आपको ये जानना होगा कि आरबीसी जो है ये ब्लड की मेन सेल कही जाती हैं। आरबीसी जो है ये क्या होती हैं, मेन सेल, इनको मेन सेल भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम यही करती हैं हमारे शरीर में। इनका काम होता है कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो ज़रूरत पड़ती है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा शरीर उत्सर्जन कर देता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये उसको बाहर निकालने का काम करती हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेने का काम करती हैं, ठीक है। या फिर इनको हम बता सकते हैं कि जब हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसको लंग्स से लेकर के अदर पार्ट तक ये आरबीसी ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं और अदर पार्ट से लेकर के क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारे अदर पार्ट से लेकर के लंग्स तक पहुंचा देती हैं, मतलब फेफड़े तक पहुंचा देती हैं, जहां से उन्हें एक्सेल कर दिया जाता है, फिर उनको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। एक चीज और क्वेश्चन आता है इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो क्रिया है ये क्या होती है, या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की क्रिया है ये क्या होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि फंक्शन ऑफ आरबीसी के अंतर्गत पहले होता क्या है कि एचबी में ऑक्सीजन घुल जाती है, एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है प्रोटीन का जो कि ऑक्सीजन को अपने अंदर घोल लेता है या फिर अपने अंदर मिला लेता है, ये बन जाता है एक अस्थायी यौगिक, क्योंकि बाद में यही हीमोग्लोबिन हमारे अदर बॉडी पार्ट्स के पास ऑक्सीजन को छोड़ देता है, यहां से बनता है HbO2, इसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसे, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये होता कहाँ है, तो ये होता है फेफड़े के अंदर, फेफड़े में, ठीक है। मतलब जब
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने अंदर एक अस्थायी यौगिक बनाता है, अपने अंदर मिला लेता है, तो वहां से बनती है HbO2, मतलब HbO2 का मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये होती कहाँ है ये क्रिया? तो ये होती है फेफड़े में, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर होता क्या है कि ये जो HbO2 बन गया, मतलब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो एक यौगिक बन गया, ठीक है। तो अब जब ये बॉडी के अदर पार्ट्स तक जाता है तो वहां पर ये फिर से ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ठीक है। तो अब आगे जो रिएक्शन होता है HbO2 ये टूट जाता है Hb प्लस O2 में। इसका HbO2 का ब्रेकडाउन हो जाता है Hb प्लस O2 में, कहां जाकर के? जहां पर इसकी जरूरत होती है या फिर अदर बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो ये होता है कोशिकाओं में, ठीक। अब जब हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन की मात्रा आ गई, फेफड़े के यहाँ से भर के जब बॉडी के अदर पार्ट्स में जाएगी, वहां ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद अपने अंदर वहां जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोर रहती है वो फिर से उसके अंदर अपने अंदर घोल लेती है, और घोल करके फिर कहाँ ले जाती है? उसको फेफड़े तक, ठीक है। तो अब तीसरे नंबर पर होता क्या है कि वहां से जो Hb है, मतलब हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, वो CO2 के अपने अंदर एक मिला करके एक अस्थायी यौगिक बना लेता है, ठीक है। अपने अंदर मिला करके एक अस्थायी यौगिक बना लेता है, जिससे बनता है HbCO2। जिस यौगिक को हम क्या बोलते हैं? HbCO2, जिसे हम बोल सकते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इसे कह सकते हैं, इस अस्थायी यौगिक को, ठीक है। ये काम होता कहाँ है? तो ये काम होता है कोशिकाओं में। ये होता है कोशिकाओं में, ठीक है। ये होता है कोशिकाओं में, मतलब जब रेस्पायरेशन के बाद, जब आप जानते हैं कि जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास जाती है, जब ऑक्सीजन किसके पास जाती है? ग्लूकोज के पास, तो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन किसमें होता है? तो आप पहले से जानते हैं कि सर जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो वहां से सबसे पहली जो गैस बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर इसके बाद पानी बनता है, प्लस एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का हमने आपको फॉर्म बताया था कि इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी सेव हो जाती है। और ये क्रिया होती कहाँ है? तो आप ये बता सकते हैं ये क्रिया होती है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट में होती है ये क्रिया। कौन सी क्रिया? रेस्पायरेशन की क्रिया, ठीक है। अब इसके बाद आपसे एक और चीज बतानी है कि जब ये हीमोग्लोबिन सेल के पास से इकट्ठा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको अपने अंदर मिला करके एक अस्थायी यौगिक बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसका काम क्या होता है कि अब इसको फिर से फेफड़े के पास लेके आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है और इसको फिर बाहर निकालना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अब फोर्थ नंबर पे होता है कि जो HbCO2 यौगिक बना हुआ है, अब इसका फेफड़े में ब्रेकडाउन हो जाएगा। किसमें? तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी प्लस CO2 अलग हो जाएगी। और ये काम होता कहाँ है? तो ये काम होता है फेफड़े में। ये काम किस में होता है? हमारे लंग्स में होता है, ठीक है। अब यहां से CO2 फिर बाहर चली जाएगी हमारे विंड पाइप से होते हुए, नोज से होते हुए, ठीक है। अब फिर से यही क्रिया लगातार चलती रहेगी। एयर क्या होगी? एयर हमारे नोज से होते हुए, दिख रहा है आपको? सॉरी, इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से। एयर जो होती है ना, जब रेस्पायरेशन की क्रिया होती है, रेस्पायरेशन की जब प्रोसेस होती है, उस समय एयर जो होती है हमारे नोज में जाती है, नोज से होकर के विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप का मतलब जो वायु नली है, ठीक है, वहां जाती है। इसके बाद जाती है लंग्स में। अब
ये पूरी एयर जाती है जिसमें कई तरह की गैसें मौजूद होती हैं, ठीक है। जिसमें होता क्या है कि जो लंग्स के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, ये क्या करता है कि इसमें ऑक्सीजन तेजी से घुल जाती है, तेजी से घुल जाती है। तो अब लंग्स में होगा क्या कि यहाँ होगा Hb, जो हीमोग्लोबिन है वो अपने अंदर O2 को मिला लेगा। अब बाकी जितनी जो रेस्ट गैसें बच जाती हैं, अब वो फिर से विंड पाइप से होते, नोज से होते हुए बाहर निकल जाती है। लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन को मिला लिया अपने अंदर, ठीक है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन बॉडी के अदर पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भी आया होता है। तो यहाँ पर एक और प्रक्रिया पहले से हुई होती है, कौन सी? तो आप बताएंगे सर HbCO2 ये ब्रेक डाउन होकर के Hb प्लस CO2 बन, ये पहले से ही ब्रेक डाउन हो गया होता है, जो कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर रेस्ट पार्ट ऑफ एयर, रेस्ट पार्ट ऑफ एयर, जो मतलब बाहर से एयर निकली है। तो एक एयर हो गई और दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। ये दोनों लंग से होते हुए नोज के रास्ते बाहर निकल जाती हैं। जबकि ये जो HbCO2 का ब्रेकडाउन होकर के जो हीमोग्लोबिन अलग हुआ था, ये फिर से अपने अंदर एयर में से O2 को मिला लेता है और फिर जाकर के ये अदर बॉडी पार्ट्स को ये ऑक्सीजन को दे देता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो हीमोग्लोबिन है ये पाया जाता है आरबीसी में, और इस कारण आरबीसी को हमारे ब्लड का मेन सेल भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक इसमें और आपको बता देता हूं मैं कि जो बंद कमरा होता है, बंद कमरे में अंगीठी या फिर हीटर ये सब जला करके बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। अब क्यों खतरनाक होता है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब आप अंगीठी आप जलाए रहेंगे या फिर जो हीटर आप जलाते हैं, ठीक है, तो उससे होता क्या है कि वहां से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक टॉक्सिक गैस है, मतलब एक जहरीली गैस है, जो कि वहां से अंगीठी से निकलती है या फिर हीटर से निकलती है, या फिर जो वाहन चलते हैं ना वाहन, उनके धुएं में भी ये पाई जाती है, ठीक है। तो जब ज़्यादा दिनों तक आप धुएं वाले जगह पे रह जाते हैं तो वहाँ पे भी मृत्यु होने के चांसेस या फिर हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये होते क्यों आप ये जान लीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप बंद कमरे में जब अंगीठी या फिर हीटर जला करके अगर आप सोए हैं, तो वहाँ पर होगा क्या कि सबसे ज़्यादा जो गैस वहाँ पर बन जाएगी, क्योंकि नई ऑक्सीजन तो वहाँ पर आ नहीं सकती है, तो सबसे ज़्यादा जो गैस बनेगी वहाँ से निकली हुई कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO भी बोलते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा निकल गई। अब ये आपके हवा में घुल जाएगी, वहाँ से नोज में जाएगी, फिर विंड पाइप, फिर लंग्स। लेकिन लंग्स में आपको हमने बताया था कि जो बाकी गैसेस होती हैं ऑक्सीजन के अलावा, वे सभी हीमोग्लोबिन में नहीं घुल पाती हैं और वो बाहर निकल जाती हैं। लेकिन ऑक्सीजन की अपेक्षा ज़्यादातर घुल जाती है CO, मतलब ऑक्सीजन थोड़ा कम CO की अपेक्षा में घुलता है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन में घुलनशील होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा, इसलिए ज़्यादातर ये बना लेती है Hb को अपने साथ जोड़ करके एक अस्थाई यौगिक बना लेती है CO, ठीक है। अब जब ये Hb प्लस CO मिल जाएंगे तो ये बनता है यहाँ से अस्थाई यौगिक HbCO, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सी मोनोहीमोग्लोबिन। अब कार्बोक्सी मोनोहीमोग्लोबिन जब उसे बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जब ये जाता है हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स पे, तो वहां पर ये अपने साथ से CO को नहीं छोड़ता या फिर ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। इस कारण जब ब्रेकडाउन नहीं होगा ऑक्सीजन का, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमारे ग्लूकोज को, जो हमारे जो सेल के पास ग्लूकोज है, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो होगा क्या, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो वहां पर क्या हो सकता है, एनर्जी नहीं मिलेगी सेल को, और जब सेल काम नहीं करेगी तो आप जाहिर सी बात है जानते हैं कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है, हमारे हार्ट भी नहीं काम करेंगे, और हार्ट नहीं काम करेगा तो आप जानते हैं हार्ट अटैक, ठीक है।
तो इस कारण जो बंद कमरा होता है उसमें आपको हीटर या फिर अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जाननी है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, जब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि सर जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का मैनेजर भी कहा जाता है या फिर सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आरबीसी को कहा जाता है ब्रेनलेस सेल। इसको कहा जाता है ब्रेनलेस सेल। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है तो आप बोलेंगे नहीं, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और बात ध्यान देनी है इसमें कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये मतलब इसमें दो अपवाद भी हैं, दो एक्सेप्शन भी हैं। उनमें कैमल और लामा। लामा एक कैमल की प्रजाति है जो पहाड़ों पर मिलती है। ऊंट और लामा, इन दोनों की जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है आरबीसी की डिजीज। आरबीसी की डिजीज पढ़ना है, मतलब हम आपको बताने वाले हैं डिजीज ऑफ आरबीसी। मतलब आरबीसी की वजह से बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली जो बीमारी आती है कि अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए, ये कमी का सिंबल हमने बताया। ठीक है, आरबीसी की जब कमी हो जाती है तो हमें एक डिजीज होती है एनीमिया। हमें डिजीज होती है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है, हम ये बोलते हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई? खून की कमी हो गई। ठीक है, जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं, उस रोग को क्या बोलते हैं, उस बीमारी को? तो उस बीमारी को बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे नंबर पे जब आरबीसी हमारे शरीर में ज्यादा बनती है, मतलब इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, मतलब रेड ब्लड सेल की जब संख्या ज्यादा हो जाएगी तो उस समय कौन सी डिजीज होगी? तो उस समय मैं आपको बता दूं कि उस समय जो रोग होता है वो होता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। और इसमें होता क्या है कि हमारा जो ब्लड होता है वो बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। हमारे जो स्किन होती है यहाँ पर ब्लैक स्पॉट मिलने लगते हैं, मतलब काले धब्बे बनने लगते हैं हमारी स्किन पे। और यही कारण होता है कि इसका ब्लड कैंसर का भी, क्योंकि जब ज्यादा हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो ब्लड में क्लॉट बनने लगेंगे। और क्लॉट बनने से होता क्या है कि हमारी जो सेल हैं वो खराब हो जाएंगी। और जब सेल खराब हो जाएंगी तो ब्लड है उसमें क्लॉट बनने लगेगा, मतलब गांठ बनने लगेगी। और जब गांठ बनने लगेगी तो हमारे जो रक्त का परिसंचरण है, जो मसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ब्लड नहीं जा पाएगा, मतलब ब्लड का जो परिवहन है वो रुक जाएगा। और इस कारण से हमें ब्लड कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद एक और इसका डिजीज है, उसको नोट कर लेते हैं कि इसमें थैलेसेमिया डिजीज भी होती है। इसमें होता क्या है कि एक तो जो आरबीसी है, आरबीसी उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। लाइफ स्पैन कम हो जाता है। और लाइफ स्पैन कम होकर कितना हो जाता है? तो लगभग 50 से 60 दिन तक हमारी जो आरबीसी है वो जीवित रह पाती हैं। उसके बाद या तो खराब हो जाती हैं या फिर पूरी तरह से डेड हो जाती है। ये बीमारी खासकर ज्यादा बच्चों में होती है। और यहाँ से हीमोग्लोबिन में भी कमी होती है। हीमोग्लोबिन में भी कमी होती है। जब हीमोग्लोबिन में कमी होती है तो हार्ट अटैक के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा नहीं बनेगा तो होगा क्या? आप जानते हैं कि सर हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन नहीं हो पाएगा ज़्यादा। ठीक है, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं मिल पाएगी। ठीक है,
तो अभी इस वीडियो में सिर्फ हम इतने कंटेंट को रखते हैं और उम्मीद है कि बहुत आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा कंटेंट्स को रखने का प्रयास किया है। ठीक है, और आप हमारे साथ इतने समय तक जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।